नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि पर आधारित कई व्यवसाय हैं जिसे करके किसान संपन्न हो रहे हैं और खेती के साथ पशुपालन अधिकतर प्रदेश के किसान करते हैं। आज आपको लेकर चलते हैं जिला भोपाल के ग्राम खामखेड़ा और मिलवाते हैं सफल पशुपालक अब्दुल रशीद खान से। ये किसान भाई भैंस पालन करके साल में लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। डेयरी व्यवसाय से आज बहुत किसान जुड़ रहे हैं और जो किसान इसका सही तरह से संचालन कर रहे हैं उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। इस व्यवसाय में कई तरह की समस्याएं आती हैं, इसीलिए इसे करने के लिए सही योजना बहुत जरूरी है और रशीद खान कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। किसान भाइयों, मेरे पास एक छोटी सी डेयरी और डेयरी के अंदर तकरीबन 25 भैंसें मेरे पास। इसके अंदर मैंने सबसे पहले डेयरी का शेड तैयार किया। शेड मेरा 70 बाई 30 का शेड है और तकरीबन मैंने उसको 13 फीट ऊपर हाइट रखी, नीचे उसका 9 फीट दिया। मैंने यूं करके मैंने उसको डेयरी को तैयार किया। रशीद खान के डेयरी फार्म में 25 भैंसें हैं जो कि उन्नत नस्ल की हैं। रशीद खान का कहना है कि कोई भी डेयरी फार्म तभी सफल होगा जब फार्म पर अच्छी नस्ल का पशु होगा। इसमें से तकरीबन मेरे पास 20 भैंसें इस वक्त जो है ना वो जीन की हरियाणा की भैंसें हैं और तकरीबन मेरे पास 4-5 भैंसें जो हैं इस वक्त अब गुजरात की बची हैं। या अपने राजस्थान के अंदर गंगानगर की भैंसें, उनके पाँव छोटे छोटे होते हैं, हाइट भी उनकी मीडियम होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दूध कमाल का निकालती हैं। एक एक भैंस जो है ना 14-14 लीटर 18 लीटर दूध देती हैं। अगर आपने अच्छी नस्ल की भैंस नहीं रखी, देसी रखी, लोकल रखी है आपने, तो आपकी डेयरी जो है ना वो फिलअप हो जाएगी। डेयरी फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये तय कर लें कि आपके यहाँ दूध का बाजार कैसा है, क्योंकि अगर दूध का अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। रशीद खान अपने फार्म का दूध शहर में भेजते हैं और इन्हें अच्छा बाजार भी मिल रहा है। किसान भाइयों, मेरे पास 25 भैंसें हैं। 25 भैंसों में लगभग एक टाइम में 75 लीटर दूध निकलता है। 2 टाइम भैंसें लगती हैं। दिन भर का तकरीबन 1.5 क्विंटल दूध मेरे पास हो रहा है। मैं अपना दूध 54 रुपये लीटर बेचता हूँ, जो कि लगभग जो है ना 8,000 रुपये का मुझे रोज का प्रॉफिट छूटता है। जो भैंस गर्भित होती है, ब्याने के 3 से 4 माह पहले उनसे दूध निकालना बंद कर देते हैं। 25 भैंसों में से 18 से 20 भैंसों से दूध मिलता रहता है, जो कि प्रतिदिन करीब 150 लीटर होता है, जो 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बाजार में जाता है, जिससे कुल आमदनी 8,100 रुपए प्रतिदिन होती है। चापड़ इस वक्त 17-18 रुपये किलो बिक रही है। 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम करके 2 किलो जो है ना 35 रुपये की तकरीबन चापड़ हो जाती है। और चना चुनी जो है ना इस वक्त 20 रुपये किलो है, तो तकरीबन 2 किलो चना चुनी जो है वो 40 रुपये की हो जाती है। बिनोला खली इस वक्त 24 रुपये किलो है, तकरीबन 48 रुपये की 2 किलो जो है ना चना चुनी हो जाती है। यूं करके तकरीबन 190 रुपये का खर्चा दाने के ऊपर आता है, एक भैंस के ऊपर। अब ये तकरीबन 6 किलो दाना भैंस को अमूमन देते हैं और मैं देता हूँ उनको। एक भैंस तकरीबन 5-6 किलो भूसा एक टाइम में खा लेती है। तकरीबन 10 किलो भूसा पर डे जो है ना वो भैंस के ऊपर जो है ना होता है, तो तकरीबन 30-35 रुपये का भूसे का खर्चा आ जाता है। इसके साथ मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम, इसका तकरीबन मेरे पास ये 25 भैंसें हैं, इसके अंदर तकरीबन महीने पे मुझे 7,000 रुपये का जो है ना खर्चा आता है। एक भैंस पे तकरीबन 280 रुपये का खर्चा आ जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर थोड़ा सा हरा, एक भैंस को तकरीबन 10-15 किलो हरा चारा भी खिलाना पड़ता है, तो वो तकरीबन 15-1 रुपये का, तकरीबन 15-20 रुपये का वो हो जाता है। यूँ मिला के जो है ना लेबर जो दूध पे जो काम करते हैं आदमी, इनको मैं 7,000 रुपये महीना देता हूँ, जो तकरीबन उनको पर डे के अंदर एक भैंस के ऊपर तकरीबन 20 रुपये 25 रुपये का खर्चा आता है उनके ऊपर। बिजली का बिल है, तो यूँ मिला के जो है ना सारे खर्चे जो है ना एक दिन के अंदर मेरी भैंसों को 4,750 रुपये का खर्चा होता है। और
मुझे तकरीबन पर डे के अंदर जो ना 3,250 रुपये का प्रॉफिट होता है। महीने के अंदर तकरीबन 1,42,000 रुपये ये सब दाना चुनी चारा लेबर पंखे चला रहे हैं, बिजली का हरे का ये सब खर्चा मिला के तकरीबन 1,42,000 रुपये मेरा जो है ना इसके ऊपर खर्चा आता है। और मेरा जो दूध का जो मतलब ये कि प्रॉफिट है वो तकरीबन 2,43,000 रुपये तकरीबन का दूध महीने का जाता है मेरा। ये लगभग महीना भर के अंदर मेरा खर्च जो है ना 1,42,500 रुपये आता है और मेरा नेट प्रॉफिट 2,43,000 रुपये जो है ना मेरा नेट प्रॉफिट है। और ये सब घोड़ा भाग करके जो है ना मुझे तकरीबन 97,000 1,00,000 के आस समथिंग जो है ना ये हो जाता है। 25 भैंसों पर प्रतिदिन 4,750 रुपए का खर्च आता है। इसे कुल आमदनी 8,100 रुपए में से घटाने पर शुद्ध आमदनी इन्हें प्रतिदिन 3,350 रुपए मिलते हैं। इस तरह इन्हें एक माह में लगभग 1 लाख का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। अगर डेयरी से पूरे साल की कमाई की बात करें तो 12 लाख रुपए होते हैं। ये लाभ दूध उत्पादन से होता है। इसके अलावा गोबर और पड़ियों से मिलने वाले लाभ से इनका शुद्ध मुनाफा और बढ़ जाता है। मैंने जो ये 5 लाख रुपए शेड में लगाए थे ये मैंने जो है ना 7 साल के अंदर जो है ना अपने पूरे 5 लाख रुपए बाहर निकाल लिए। 50,000 रुपये महीना में उसमें प्रॉफिट कमाता रहा और मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री में चल रहा हूँ। किसान भाइयों, आज आपने देखा डेयरी से मिलने वाली आय और व्यय पर इनका अनुभव। डेयरी फार्मिंग में प्रबंधन बहुत अधिक महत्व रखता है, इसीलिए कल हम आपके लिए इन्हीं किसान से प्रबंधन पर इनके अनुभव जानेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं। वे इनसे गुणवत्ता युक्त फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गुर्जर से। नींबू चूंकि उद्यान है हमारे में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ आपका नींबू लगा है और जब इसके ऊपर सूर्य हो और सूर्य जब ठीक पेड़ के ऊपर हो और जहाँ तक उसकी छाया फैली हो, उस जगह पर आपको खरपतवारों को नहीं उगने देना है। और यदि खरपतवार हैं तो आप उन्हें जरूर हटा दें। कि जहाँ पौधों के बीच में जो जगह वहाँ पर आप ट्रैक्टर, छोटे जो मिनी ट्रैक्टर, उनको चला के उसके खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, कभी कभी यदि चूँकि इस समय तो वर्षा का समय चल रहा है, यदि वर्षा नहीं होती है उस परिस्थितियों में टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से इसमें सिंचाई जरूर करें। क्योंकि यदि आपने सिंचाई नहीं की बहुत दिनों तक और एकदम वर्षा हुई तो ऐसी परिस्थितियों में आपके जो फल हैं उनकी फटने की संभावना होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि लगातार आपके फल पौधों पर पानी मिलना चाहिए, लगातार नमी रहना चाहिए पर्याप्त, जिससे पौधों को विकास करने में और अधिकतम उत्पादन देने में कोई दिक्कत ना हो। नींबू के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए बाग में पोषक तत्व प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। तो आप कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग कब और किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। आपका जो नींबू फलों का बाग है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि 6 यदि वर्ष का यदि फल वृक्ष है तो कम से कम 20 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद और लगभग आपको 600 से 700 ग्राम यूरिया और लगभग 400 से 500 ग्राम आपको स्पुर और लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम पोटास और 200 से 250 ग्राम फेरस सल्फेट आपको जरूर मिलाना है। समय समय पर आप जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि हमने देखा है कि यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और चाहे स्पुर की कमी हो चाहे पोटास की कमी हो, वो निश्चित रूप से आपके फलों के उत्पादन पर एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है
कि आपको इनमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने हैं। किसान भाइयों, नींबू के बाग को कुछ कीट व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे उनके नींबू के पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, नींबू के जो वृक्ष हैं उनमें विशेष रूप से आपने रोग देखा होगा, जो कैंकर नाम का रोग आता है। इससे उनकी तनों पर एक उभरी हुई चीजें, उभरी हुआ एक संरचना बनती है, और कभी कभी हमने देखा है कि फपोलों जैसे इनके फल पौधों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। यदि कैंकर रोग होता है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको विशेष रूप से जो टहनियाँ या फल या पत्तियाँ इस रोग से प्रभावित हैं, उनको आप सिकेटियर से काट के हटा दें, नष्ट कर दें। दूसरा, काटने के पश्चात बोडो पेस्ट का इसमें विशेष रूप से प्रयोग करें। इसकी जमीन से यानी भूमि की सतह से लगभग पौधे के 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक इसको अच्छी तरह से इस पे पुताई कर दें। और जो भाग प्रभावित है, जहाँ से आपने कटिंग की है, उनकी भी आप पुताई कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में फंगस का इसमें प्रकोप नहीं होगा, फंगस से पौधे प्रभावित नहीं होंगे, और दूसरा आपको अच्छी गुणवत्ता के फल आपको प्राप्त होंगे। दूसरा, किसान भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कीट आने वाला है या कीटों से नुकसान हो रहा है, उस परिस्थिति में जैविक कीटनाशी विशेष रूप से आप नीम तेल 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अच्छी तरह से इसमें समय समय पर आप स्प्रे करते रहेंगे, छिड़काव करते रहेंगे, तो कीटों का भी प्रकोप नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे आप अधिकतम हमारे नींबू फलों का उत्पादन ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दे। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिल तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइसोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवे। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें।
वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवे। जिन किसान भाइयों ने किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं वो उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20 SP 0.4 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अटेवा जिला करौली के किसान उदय कुमार ने। आप लौकी की फसल से अधिक पैदावार लेने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उदय कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसमें मुख्य रूप से लगाने के बाद में डैम्पिंग ओप कभी कभी आ जाती है तो उसके लिए डाइथेन M45 से बीज उपचारित करके उसको लगाएं। और फिर भी अगर आती है डैम्पिंग ओप जिसको आर्द्र गलन भी बोलते हैं तो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 का छिड़काव 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्यूजेरियम विल्ट आता है और जो फ्रूट फ्लाई है फल मक्खी जिसको बोलते हैं वो लगती है जो फल के अंदर खाके और उसको फल को पूरे को नुकसान पहुंचाती है। तो उससे बचने के लिए स्पाइनोसेड 1 ml प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरपिड 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के 1 से 2 छिड़काव 1 सप्ताह के अंतराल पे करने पे उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। किसान भाई प्रति हेक्टेयर लौकी से लगभग 35 टन से 50 टन तक उत्पादन ले सकते हैं। सिंचाई और जल निकास। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंदर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई। लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अधिक मिलेगी। इसके बाद में इसमें कई बार क्या होता है कि मेल फ्लावर तापमान अधिक होने से सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं और तापमान कम होने से फीमेल फ्लावर। तो कई बार तापमान अधिक हो जाता है तो मेल फ्लावर ही आते रहते हैं। तो मेल फ्लावर का किसान भाई जो जिसमें नीचे फल नहीं बनता है वो मेल फ्लावर होता है ये इस तरह का, और जिसमें नीचे फल बना हुआ होता है वो फीमेल फ्लावर होता है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं। तो जब फीमेल फ्लावर नहीं आते हैं तो हम इसकी जो आगे का जो भाग है इसको हम तोड़ देते हैं। इसको 3G कटिंग भी बोलते हैं। इससे क्या होता है फीमेल फ्लावर आना शुरू हो जाता है और बेल की बढ़वार ज़्यादा होती है और फीमेल फ्लावर अधिक आते हैं। और फलों को बेल के ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक पकने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही फल खाने की अवस्था में आ जाए उसको तुरंत तोड़ लिया जाए और वो मुख्य रूप से 15 से 17 दिन बाद में फूल शुरू होने के 15 से 17 दिन बाद में हम उसको तोड़ सकते हैं। अगर हम फल को नहीं तोड़ते हैं तो जो फीमेल फ्लावर है वो उनकी क्षमता कम हो जाती है और नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर कम हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है। मुख्य रूप से जब हम कच्चे फलों को तोड़ते हैं तो प्रति बेल से हम 15 फल से लेकर 35 से 40 फल तक आराम से ले सकते हैं। अगर हमें बीज तैयार करना होता है तो बीज के लिए हम प्रति बेल पे 8 से 10 फल रखते हैं, जिससे हमें बीज भी प्राप्त होता है और इसका बीज भी हम बाजार में बेच सकते हैं। इस मशीन को बिजली और ट्रैक्टर द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें से उत्तम दाल आप होलसेल मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन की उपलब्धता कमर्शियली यहाँ पे कानपुर में ही बनाई जा रही है और इस मशीन के परचेज के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।